हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोगों ने अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस A to Z अच्छे से खत्म कर दिया। कंप्लीट रिवीजन कर लिया पांचों के 5 यूनिट का। आज शाम को फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंप्लीट रिवीजन किया, इन डेप्थ रिवीजन, साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लिए। और अब मैं आपको टॉप 30 MCQ दोनों चैप्टर के मिला के कराने वाला हूं। आप अपनी कॉपी में 1 to 30 की नंबरिंग कर लो और बताना मुझे आउट ऑफ 30 आपके कितने नंबर आए। अगर आपने रिवीजन अच्छे से देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिए, मैं गारंटी ले सकता हूं 30 में से आपके 30 मार्क्स पक्का आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, फॉरेन एक्सचेंज रेट से। क्वेश्चन 1, ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड टू बाय इंडियन करेंसी। This type of action by the central bank is possible under dash exchange rate system। तो बताओ कहां पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है यानी रिजर्व बैंक है वो इंटरवेन करती है। कहां पे क्लास इंटरवेन करती है जरा मुझे बताओ। मैनेज फ्लोटिंग के अंदर, यानी कि फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट है। अंडर dash exchange rate system, the central bank and the government of country do not have any authority to class interfere the exchange rate determination। जहां पे सेंट्रल बैंक और सरकार दोनों को कोई भी अथॉरिटी नहीं है, यानी अथॉरिटी किसके पास है? मार्केट के पास, मार्केट में होने वाले डिमांड सप्लाई के पास। उसे क्या बोलते हैं क्लास? फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं बोलते, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं बोलते, मैनेज फ्लोटिंग नहीं बोलते, तो खाली बोलते हैं फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है। तीसरे का, अंडर डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सरप्लस एंड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो बताओ कहां पे क्लास ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है? वही फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। ठीक है, जहां पे मार्केट में डिमांड सप्लाई के फैक्टर्स पे मार्केट फोर्स का मतलब क्या होता है? डिमांड सप्लाई फैक्टर्स पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है। फोर्थ, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। डर्टी फ्लोटिंग को ही क्लास मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। तो आपको पक्का पता है पांचवे का ए है, तो पांचवे का ए कहां पे है? एक ही जगह है, ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। मैं और चेक करूंगा, क्या पहले का डी है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, क्या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है? हाँ करेक्ट है। क्या सेकंड का ई है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड? तो यूनिलैटरल ट्रांसफर बाहर से हमको मिला है तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई हो रही है। करेंसी एप्रिसिएशन, देखो जो डेप्रिसिएशन है और जो डीवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्स की वजह से होता है और डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट की वजह से होता है। और जो रीवैल्यूएशन होता है, रीवैल्यूएशन, वो जो डीवैल्यूएशन है, डीवैल्यूएशन वो कौन करता है क्लास? ड्यू टू गवर्नमेंट, यानी कि चौथे का सी हो गया। तो तीसरे का बी होगा ऑब्वियसली, यानी कि अगर करेंसी एप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ का ए। फिफ्थ का, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम when in a country the price of foreign currency rises। अगर फॉरेन करेंसी का राइज होगा प्राइस, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो जो फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइस है अगर वो बढ़ता है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, इसमें एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा। तो ऑब्वियसली क्लास यहाँ पे एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो जो नेशनल इनकम है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा, यानी लाइकली टू राइज। तो फिफ्थ का ये ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स का, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम चीपर। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम चीपर, जो फॉरेन करेंसी है वो चीप हो जाएगा, द इफेक्ट ऑफ नेशनल इनकम इज लाइकली टू बी। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, फॉरेन करेंसी चीपर हो गया, यानी कि हमारी करेंसी क्या हो गया? एप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट घटता है और इंपोर्ट बढ़ता है। लाइक पूछा क्या है? द नेशनल इनकम मतलब वही एक्सपोर्ट को नेशनल इनकम से लिंक करते हैं, ध्यान रखना। जो एक्सपोर्ट है ना उसको नेशनल इनकम से लिंक करते हैं। तो एक्सपोर्ट क्या हो रहा है जरा मुझे बताओ। यहाँ पे घटेगा। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? ऑन द नेशनल इनकम इज लाइकली टू बी। तो बताओ क्या होगा? यहाँ पे घट रहा है ना, यानी कि नेगेटिव। सिक्स का बी, घट रहा है तो नेगेटिव। Two friends, Meera and Sindhu, were discussing the exchange rate system. Under this system, the exchange rate are determined by the market forces of demand supply. However, deliberate efforts are made by the competent authority, यानी कि RBI, to keep the exchange rate within a desired limit or specific range। तो बताओ क्लास वो किस के बारे में, कौन से टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट के बारे में बात करें? तीन टाइप होते हैं, फिक्स्ड हो गया, फ्लोटिंग हो गया, यानी फ्लेक्सिबल हो गया, तीसरा मैनेज फ्लोटिंग। तो ये मैनेज फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी सेवेंथ का सी ऑप्शन करेक्ट है। 8,
बोथ devaluation एंड depreciation ऑफ करेंसी इनकरेज द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, करेक्ट है। devaluation हो, depreciation हो, एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा, यानी बाहर कंट्री वालों के लिए हमारे यहाँ सामान खरीदना आसान हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। depreciation ऑफ करेंसी टेक प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट, यार depreciation ना ड्यू टू मार्केट फोर्स होता है, गवर्नमेंट की वजह से नहीं होता, उल्टा लिखा है। devaluation होता है गवर्नमेंट की वजह से, ना कि मार्केट फोर्सेस की वजह से। तो पहला सही, दूसरा गलत, ए ट्रू आर फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ए ट्रू आर फॉल्स, यानी कि 8 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 9 पे आते हैं, 8 का सी हो गया, 9 पे आते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू फ्रांस, आपने ना एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू फ्रांस, आपने सॉफ्टवेयर जो है वो फ्रांस को एक्सपोर्ट किया है, ध्यान समझना। एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू फ्रांस, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम चाइना, रेमिटेंस टू रिलेटिव स्टेइंग अब्रॉड, और इन्वेस्टमेंट्स बाय एप्पल फोन्स फ्रॉम इन इंडिया। अच्छा जरा मुझे बताओ, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सॉफ्टवेयर फ्रांस को, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू फ्रांस, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आएगा, है ना, और करंट अकाउंट में आएगा, तो क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, तो ये क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि ए का जो है वो फोर्थ करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन कह क्या रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट पेयर, आपको सही पेयर बताना है, तो ये तो गलत हो गया। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी का क्या कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है, नहीं गलत है। आप सामने सामने देखना, बिकॉज पेयर पूछ रहा है, कौन सा पेयर सही है, मैच नहीं करना है। रेमिटेंस टू रिलेटिव स्टिंग अब्रॉड, आपने अपने रिश्तेदारों को भेजा बाहर, तो पैसा चला गया डेबिट साइड और करंट अकाउंट में आएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इन्वेस्टमेंट्स बाय एप्पल फॉर्म इन इंडिया, एप्पल ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, तो क्रेडिट साइड ठीक है, लेकिन करंट अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। तो इसका जो पेयर सही है वो सी वाला जो पेयर है वो बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट है क्लास 10th क्वेश्चन। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन exhibit a surplus of 20,000 crore. The import merchandise of a nation is half of the export of merchandise to the rest of the world. The value of export would dash crore. तो आपको एक्सपोर्ट का बताना है वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है, सरप्लस मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सरप्लस जो है वो कितना आ गया 20,000 करोड़। द इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज इज हाफ ऑफ एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट को एक्स मान लो तो इंपोर्ट जो है वो आधा हो गया, राइट, हाफ एक्स। तो 20,000 एक्स में से 0.5 एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, 20,000 इज इक्वल टू 0.5 एक्स, अभी 0.5 डिवाइड में आ जाएगा तो पॉइंट हट के जीरो लगेगा, 5 1 जा 5 5 4 40,000। तो एक्सपोर्ट को आपने एक्स माना था, तो एक्सपोर्ट कितना आ गया, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वुड बी, एक्सपोर्ट आ गया 40,000 और इंपोर्ट उसका आधा है 20,000, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में आ गया 20,000, यानी 10th का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं क्लास क्वेश्चन 11 पे। ओइंग टू द रशिया यूक्रेन क्राइसिस द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द rise in crude oil price due to supply side issues. Identify the most likely impact on the balance of payment situation of the Indian economy from the following. देखो, owing to the Russia Ukraine crisis, रशिया यूक्रेन क्राइस की वजह से, रशिया यूक्रेन क्राइस की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, है ना, ड्यू टू सप्लाई साइड इश्यूज। आइडेंटिफाई मोस्ट लाइकली इंपैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या क्या इंपैक्ट होगा, प्रोडक्शन ऑफ कार इन इंडिया विल राइज, नहीं, प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ साइकिल, अगर क्लास क्रूड ऑयल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, साइकिल की सेल्स और प्रोडक्शन बढ़ जाएगी क्या। इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर इन इंडिया विल राइज, इनफ्लो कहां से होगा, आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज, आउटफ्लो बढ़ जाएगा, रेट बढ़ गया, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो बाहर डॉलर हमारे कंट्री से ज्यादा निकलेगा, ना कि साइकिल तुरंत ही जो है साइकिल का सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, करेंसी बाहर जाएगा। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 12 पे आते हैं। Export of financial services by India will record on credit side of current account. Export of financial services by India, ध्यान रखना, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, हम सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्रेडिट साइड करंट अकाउंट आएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर हम कोई सेवाएं दे रहे हैं तो पैसा आएगा क्रेडिट साइड और करंट अकाउंट में आएगा, ये गुड सर्विसेज करंट अकाउंट में आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड, करेक्ट है, कैपिटल अकाउंट में करेक्ट है। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है। तो स्टेटमेंट 1 है, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया, वो क्रेडिट साइड करंट अकाउंट, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 12th का बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नहीं फॉल्स नहीं, ट्रू है यार, ट्रू है, फॉल्स पे लगा दे गलती से, सी होगा, डी नहीं होगा, इसका सी होगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। 13 पे जरा आओ, 13 पे। सपोज द फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी, ऑल फिगर्स आर 1000 करोड़, ठीक है, सारे फिगर्स 1000 करोड़ में है। ईयर दे रखा है आपको क्लास 2010 2020। आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द पीरियड 2010 टू 2020 इज करेक्ट। 10 to 20 में कौन सा करेक्ट है। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड,
अच्छा विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना आ जाएगा, 280 माइनस 240 आएगा 40, 580 माइनस 460 कितना आएगा, 580 माइनस 460, 580 माइनस 460 ये आएगा 120। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वो बढ़ रहा है। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड 13 का ए बिल्कुल करेक्ट है। इंप्रूवमेंट इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट है ही नहीं यहाँ। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ इनविजिबल दिया हुआ ही नहीं है। डिटोरेशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं, तो सीधे ए ऑप्शन करेक्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंप्रूव हो रहा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड से एक नंबर में एमसीक्यू आते हैं, देखो ना तुम्हारे सामने है एमसीक्यू। अच्छा अब जो विजिबल एक्सपोर्ट है, विजिबल इंपोर्ट है, इनविजिबल एक्सपोर्ट है, इनविजिबल इंपोर्ट है, तो सुनो मेरी बात ध्यान समझना, विजिबल एक्सपोर्ट हो गया और इनविजिबल एक्सपोर्ट हो गया, दोनों को मिला के हो गया 100 प्लस 70, माइनस करेंगे विजिबल इंपोर्ट, माइनस करेंगे इनविजिबल इंपोर्ट और नेट करिए तो नेट है, तो नेट ये हो गया 15। तो 100 प्लस 70 170 माइनस 150 माइनस 30 प्लस 15, तो 5 आ रहा है सरप्लस। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विल बी सरप्लस, तो ये सरप्लस है ऑफ 5000 करोड़, तो सरप्लस और 5 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, सरप्लस और 5। 15 पे आओ, 15 पे बोरोइंग्स बाय अ नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट विल रिकॉर्ड इन द कैपिटल अकाउंट। बोरोइंग बाय अ नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस द डेफिसिट विल बी रिकॉर्ड इन कैप, ठीक है। बोरोइंग अगर आप कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, करेक्ट है। क्रेडिट साइड तो लिखा नहीं बट कैपिटल अकाउंट में आएगा वो, तो ठीक है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बिल्कुल ठीक है। एकोमोडेटिंग जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों। आज मैंने तुमको डिफरेंस भी बताया था ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझा दिया था। आई होप आप समझ जाओगे, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 16 पे आओ, सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड है डेफिसिट 50,000, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो माइनस का 50,000 है और द इंपोर्ट ऑफ द आइटम आर 5 टाइम्स द एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट अगर 5 है, एक्सपोर्ट अगर x है तो इंपोर्ट जो है वो 5x होगा। ये एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। क्या लिखा है, द इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स आर 5 टाइम्स देन एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, तो आपको एक्सपोर्ट पूछा गया है, तो x में से 5x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4x बचेगा, ये माइनस का 50,000 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 50,000 को आप 4 से डिवाइड दे दो, 50,000 को 4 से डिवाइड दो 12,500, तो 12,500 आ गया एक्सपोर्ट। आपको पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, तो एक्सपोर्ट कितना हो गया 12,500, ठीक है। सी अगला है गिफ्ट रेमिटेंस सेंड टू अब्रॉड, आपने बाहर को बेचा भेजा तो पैसा गया डेबिट, और ये कहां पे आएगा, करंट अकाउंट। आपने गिफ्ट डोनेशन चैरिटी दिया किसी को ना, है ना, बाहर भेजा भी, आपके रिश्तेदार बाहर रहते हैं उनको भेजा, तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज द एक्सिस ऑफ करंट अकाउंट पेमेंट ओवर करंट अकाउंट रिसीट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों आता है, करंट कैपिटल दोनों, और करंट कैपिटल दोनों किस में आता है, ऑटोनोमस पेमेंट ओवर ऑटोनोमस रिसीट। डेफिसिट कब होगा, जब ऑटोनोमस पेमेंट ज्यादा होगी ऑटोनोमस रिसीट से, यानी कि अकोमोडेटिंग तो वैसे भी गलत है। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है, जहां ऑटोनोमस पेमेंट, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की पेमेंट ज्यादा है ऑटोनोमस रिसीट की पेमेंट से, वहां बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आएगा, डेफिसिट आएगा। If a country export goods worth rupees 600 crore and import of 450 crore, the value of balance of trade the country would be in, तो कंट्री किस में होगा, ध्यान समझना जरा यहाँ पे। इफ द कंट्री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट जो हुआ है वो हुआ है 600 करोड़ का, और जो इंपोर्ट हुआ है वो हुआ है 450 करोड़ का, द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ द कंट्री वुड बी इन, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट, तो 600 में से 400 के तो कितना आया, 150 करोड़ आ गया, तो वो सरप्लस ही आएगा। तो 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है, सरप्लस है 150 करोड़ का। रेमिटेंस टू इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से रेमिटेंस टू इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अब्रॉड वुड एंटर्ड इन, तो ये क्रेडिट साइड है और रेमिटेंस किस में आएगा, करंट अकाउंट में, है ना। फ्रॉम अब्रॉड बाहर से हमें मिला है, तो बाहर से मिला तो पैसा आएगा, डेबिट हटा दो, है ना, पैसा आएगा क्रेडिट साइड और ये करंट अकाउंट में आएगा। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई प्रेस रिपोर्ट 29th of December 2022, net external commercial borrowing to India record outflow of 0.4 billion. Net commercial borrowings to India record an outflow of, इतना पैसा बाहर चला गया, the above transactions will record। देखो पहली बात तो ये ना कैपिटल में रिकॉर्ड होगा, 21 में ये कैपिटल में, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, पैसा आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो अगर हो रहा है तो ये डेबिट साइड आएगा, ठीक है, किस में आएगा, डेबिट साइड और कैपिटल अकाउंट में।
तो यानी कि 21 का डी ऑप्शन करेक्ट है। आपका 0.4 बिलियन डॉलर जो है बाहर चला गया तो डेबिट हो गया। और ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? नेट कमर्शियल बोरिंग। बोरिंग किसके अंदर आता है? बोरिंग आता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल ट्रांजेक्शन है। 22 आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट में अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इंपोर्ट ऑफ विजिबल, अगर हम बाहर से चीजें खरीद रहे हैं इसका मतलब हम डिमांड कर रहे हैं, तो ये करेक्ट है। एक्सपोर्ट में सप्लाई हो रही है। रेमिटेंस बाय रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड, जो बाहर काम करते हैं वो हमें भेज रहे हैं पैसे, नहीं वो तो डिमांड का रीजन नहीं बनेगा। परचेज ऑफ एसेट्स, आप बाहर एसेट खरीदते हो तो आप डिमांड करते हो डॉलर की। तो इन दोनों केसेस में आप फॉरेन करेंसी की क्या कर रहे हो? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रहे हो पहले चौथे में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 22 का। पहले और चौथे केसेस में आप फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हो। रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली, चूज द अल्टरनेटिव। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आता है, बोरिंग आता है और एक्सटर्नल असिस्टेंस आता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है दो तरह का होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो सी ऑप्शन करेक्ट 23 का, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 24 as per the national stock exchange dated 9 June 2023 there was a net selling of worth 309 crore of foreign institutional investors over the period 1 month। आगे लिखा है द above mentioned transactions will record in which site। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा मुझे फटाफट बताओ। as per the national stock exchange data there was a net selling of 309 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो शेयर्स है वो 309 करोड़ का सेलिंग ऑफ हो गया विद इन अ 1 मंथ। तो मुझे बताओ पैसा आएगा या जाएगा? देखो अब इस सिचुएशन में क्या है, उन्होंने बाहर कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है ना, उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बेचना चालू कर दिया। तो ये इन्वेस्टमेंट है, पहली बात तो ये कैपिटल में आएगा, तो करंट में तो आएगा नहीं, कैपिटल में आएगा। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया था हमारे यहाँ, वो बेच के निकल गए अपना इन्वेस्टमेंट, तो हमसे पैसे लेके जाएंगे ना अपना, भाई उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया हो तो हमारी कंट्री के अंदर बेच के निकल गए। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बाहर के लोग थे जिन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया था वो बेच के निकल गए, तो अपना पैसा अपने हमारे देश से पैसा बाहर निकल गया, तो ये डेबिट साइड जाएगा, नहीं पैसा बाहर निकल गया और कहाँ पे? करंट अकाउंट में। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 25 सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सिस ऑफ ऑटोनोमस पेमेंट नहीं है, रिसीट ज्यादा होनी चाहिए। करंट अकाउंट की बात ही नहीं है, कैपिटल अकाउंट की बात ही नहीं है। ऑटोनोमस रिसीट्स अगर ऑटोनोमस पेमेंट से ज्यादा है तो सरप्लस, और कम है तो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड शो अ फेवरेबल, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है? 500 है। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है 1200 करोड़ और जो ट्रांसफर पेमेंट है 400, और यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं तो ये तो आएगा नहीं यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट कितना होगा? तो 1200 में से कितना घटाएंगे ताकि 500 बचे? ऑब्वियसली 700, तो 26 का सी आ गया 700। ये नहीं लेना क्योंकि ये करंट अकाउंट में तो आता है बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आता। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, और सरप्लस है ना, डेफिसिट भी नहीं है। अगर सरप्लस होता तो माइनस, प्लस डेफिसिट हो तो माइनस। ये फेवरेबल है, फेवरेबल यानी सरप्लस, सरप्लस यानी प्लस, अनफेवरेबल होता तो माइनस, माइनस यानी कि डेफिसिट। ओके, नेक्स्ट है 27 कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट ट्रेड सरप्लस मे अराइज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ नेशन बिकॉज ऑफ डैश। बताओ जरा, ट्रेड सरप्लस, राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी टू जापान, फॉल इन इंपोर्ट। ट्रेड सरप्लस कब होता है? ट्रेड सरप्लस यानी एक्सपोर्ट ज्यादा जब हो इंपोर्ट से। राइज इन रेमिटेंस टू अब्रॉड तो आएगा नहीं, फॉल इन एक्सपोर्ट नहीं, राइज इन एक्सपोर्ट। 27 का ये ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा अगर तो ट्रेड सरप्लस में आएगा। 28 पे आते हैं, द डैश अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफ्लेक्ट नेट चेंजेस इन फाइनेंशियल क्लेम। तो फाइनेंशियल क्लेम यानी बोरोइंग वगैरह का जो नेट चेंजेस है, हमने तुमसे कितना उधार लिया और तुम्हारा कितना दावा है हमारे ऊपर, तो वो कहां पे अकाउंट में आता है? कैपिटल अकाउंट में। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट है। बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम द ट्रेड अकाउंट अंडर द करंट अकाउंट जनवरी 2024 रिफ्लेक्ट डैश ऑफ डैश बिलियन। अच्छा, द ट्रेड अंडर करंट अकाउंट है ना, ये लिखा है करंट अकाउंट का मर्केंडाइज प्लस सर्विस है, तो ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, करंट अकाउंट बोला है तो ठीक है, तो इसमें लिखा है कि 2024 में, अगर 2024 का डेटा की बात करें, 70.46 का इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है 69.72, तो ये डेफिशिट हो रहा है। कितना डेफिशिट हो रहा है? 69.72
-70.46 इस 0.74 डेफिशिट, यानी 29 का सी ऑप्शन करेक्ट है, डेफिशिट है 0.74। आपने एक्सपोर्ट से इंपोर्ट घटा दिया, 2024 का आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड मिल गया, एक्सपोर्ट सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट का आइटम मिल गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट माइनस करके आ गया नेट डेफिशिट 0.74। डैश इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिशिट। डेफिशिट कब होगा? जब इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से, तो इक्वल तो होगा नहीं यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिशिट में कैपिटल अकाउंट तो आएगा नहीं, करंट अकाउंट ही आएगा। पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट ज्यादा है ना, और जो रिसीट है वो कम है, 30 का सी हो गया। जब रिसीट्स जो है कम है और पेमेंट जो है वो ज्यादा है करंट अकाउंट के अंदर, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, बस खत्म। तो बताओ क्लास, आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन आए? और ऑफिशियली आज हमने अपना पूरा का पूरा मैक्रो 40 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीटली रिवीजन कर लिया, इन डेप्थ में, इन डिटेल में एनसीईआरटी के नोट्स के साथ रिवीजन किया, न्यूमेरिकल बनाए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो बनाए और एमसीक्यू बनाए, और हमारा यहाँ पे पूरा सिलेबस खत्म हो गया। अब हम लोग क्लास आगे इसी तरीके से 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज पढ़ के अच्छे से याद करके आना और अच्छे से अपना होली सेलिब्रेट करो, फिर इंडियन इकोनॉमी भी खत्म करेंगे, फिर से एक बार और रिवीजन करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारी चीजें जो मैंने शेड्यूल में दिया वो सब कुछ कराऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक अच्छे से पढ़ के, समझ के, प्रैक्टिस करके, याद करके आना। जो एमसीक्यू गलत गए वो जरूर लिख रहे हैं ताकि एग्जाम से पहले एक बार देख के जा सको उसको, और बताना कमेंट सेक्शन में कितने नंबर आए आपके आउट ऑफ 30। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।